सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में 2020 के फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये राफेल नडाल, और इन्होंने अभी 2020 के फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और किनको हरा करके इन्होंने ये टाइटल जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया। तो ये तो बात हो गई मेन सिंगल की। और कल हम लोगों ने पढ़ा था वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? ईवा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। तो वो नाम भी आपको याद रखना है। फिर से सुनो, फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं अपन। मेन सिंगल टाइटल जीता स्पेन के राफेल नडाल ने। वुमेन सिंगल टाइटल जीता पोलैंड की ईवा स्वीटेक ने। अच्छा, वैसे तो पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण विंबलडन ओपन नहीं हो सका। 3 हुए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि कोरोना के पहले हो गया था, ये जनवरी में। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। उसके बाद फ्रेंच ओपन होना था, लेकिन कोरोना के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया और ये अब जा करके हुआ। तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया स्पेन के राफेल नडाल ने। उसके बाद विंबलडन ओपन होना था, तो वो कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद यूएस ओपन हुआ था, जो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था। उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था डोमिनिक थीम ने, जो कि ऑस्ट्रिया के प्लेयर है। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, कई बार यहाँ से इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन तो क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे। और इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इन ग्रैंड स्लैम से, उस पर एक छोटा सा ऑडियो मैंने बना दिया। अगर आप में से किसी ने वो नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के नाम से। तो वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया हुआ है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत दातार को। तो भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं ये श्रीकांत दातार, जिनको भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। आपको बता दूं, 112 साल पुरानी प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने वाले लगातार दूसरे भारतीय डीन बन गए हैं ये श्रीकांत दातार, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी जे वेंकट रामू अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने थे ये। एम राजेश्वर राव ये आरबीआई के अभी डेप्यूटी गवर्नर बने थे 4थे नंबर के। और पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा मिंटी अग्रवाल। तो अभी हमने जो एयरफोर्स डे मनाया था अभी 8 अक्टूबर को, उसी दिन इनको युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। और इस तरीके से ये पहली महिला बनी है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। क्या नाम है? मिंटी अग्रवाल। बाकी शिवांगी सिंह अभी हमने पढ़ा था, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है ये। और कुमुदुनी त्यागी और रीति सिंह अभी भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर इनको तैनात किया गया था। तो इस प्रश्न से मिंटी अग्रवाल का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और तमिलनाडु की नोडल निवेश एजेंसी है गाइडेंस, तो ये दोनों संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर के तमिलनाडु में AMHUB यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेंगी। और ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, और अभी इनको कुछ समय पहले पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, याद रखना, तमिलनाडु के थुथुकुडी में
भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला आपके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। उसके अलावा तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी अभी, कौन? एम वीर लक्ष्मी। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया था और उसने बताया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में सबसे ऊपर है तमिलनाडु। और उसी तरह से आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में भी टॉप पर है तमिलनाडु। और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पर है कौन? तमिलनाडु। इसके अलावा भी तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। वैसे तमिलनाडु से डिंडीगुल ताले हो गए, कंडांगी साड़ियां हो गई, इरूड की हल्दी हो गई, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। याद रखना, भारत का पहला संगीत संग्रहालय आपके तमिलनाडु में ही बना है। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुराई। तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी याद रखो, मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में है ये। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आपको बताऊं तो मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्ती नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क हो गया और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और एक कल्लानी बांध, ये भी याद रखो, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। कल्लानी बांध ये आपको कावेरी नदी पे है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो आंसर होगा होंडा ने। तो अभी होंडा ने पर्यावरण से जुड़ी पहल के चलते 2021 सेशन के अंत में फॉर्मूला 1 रेसिंग से हटने की घोषणा कर दी है। होंडा ये जापान की कंपनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने क्रेता विक्रेता यानी कि बायर सेलर नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की यानी कि कृषि के जो प्रोडक्ट्स हो गए उनकी समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार किया है। तो ये एप्लीकेशन असम के किसानों के लिए देश भर में बाजार खोलकर उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया वाहन होगा। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अभी 2-3 महीने पहले हमने पढ़ा था जब लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के समय हमारे जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों की फसल जो सब्जी वगैरह हो गई, मतलब जो कृषि उत्पाद हो गए, उनके पर आसान बनाने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताकि किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकें। और अभी असम सरकार ने भी उसी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो कंफ्यूज मत होना। अब बात आसाम की है, तो ये रहा मैप में आसाम। कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हो गए सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा पेंशनर्स के लिए असम सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया था और अभी असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर, उनका निधन भी हो गया है। उसके अलावा असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूनी योजना को शुरू किया और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये भी शुरू हुआ है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। असम से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए। पोबार रिजर्व फॉरेस्ट ये आपको मिलेगा असम में, जिसको अभी अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में, तो ये याद रखना आप। उसके अलावा एक काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये भी यहीं पे देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। बाकी नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा, औरंग नेशनल पार्क भी यहीं पर है। उसके अलावा असम सरकार ने अभी धनवंतरी योजना शुरू की, भ्रमण सारथी योजना शुरू की, प्रज्ञान भारती योजना शुरू की और असम में ही आपको मिलेगा कामाख्या मंदिर जहाँ पे अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसे रद्द कर दिया गया था कोविड-19 के कारण। बिहू महोत्सव, बिहू नृत्य वो भी यहीं के हैं, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सागर कवच नाम का 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास, ये कहाँ पे आयोजित हुआ अभी? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो ये एक अर्धवार्षिक अभ्यास होता है, यानी कि 6-6 महीने में आयोजित किया जाता है। तो भारत की तटीय सुरक्षा यानी कि हमारी जो कोस्टल कैपेसिटी है
उसको मजबूत करने के लिए, उसकी कैपेसिटी का पता लगाने के लिए इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। और ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच में आयोजित किया जाता है और ये इस बार आयोजित किया गया केरल के कोच्चि में। अच्छा, अभ्यास से आपको याद होगा अभी भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ था, एक एक्सरसाइज हुआ था, क्या नाम था उसका, बोंगो सागर, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और भारत और जापान के बीच में जिम एक्स नाम का एक्सरसाइज हुआ था अरब सागर में। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में यानी कि एमिशन में कौन सा प्रथम स्थान पे है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का सिंगरौली। तो अभी ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ईयरली रिपोर्ट आई है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश का सिंगरौली टॉप पे रहा है। क्योंकि आप जानते हो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कई सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे और यही कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा SO2 गैस का उत्सर्जन होता है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का नेवेली और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का कोरबा है। और अगर ग्लोबली बात करेंगे, वैश्विक लेवल पे बात करेंगे, तो भारत दुनिया में लगातार 5वें साल सबसे बड़े SO2 उत्सर्जन देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। दूसरे पर रशिया है, तीसरे पे है चाइना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये एक जहरीली गैस होती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब अब एक पेड़ काटने के बदले आपको 10 पौधे तो लगाने ही होंगे। इसके अलावा जितने भी आप पौधे हटा रहे हो उसमें से 80% पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा। और इस तरीके से दिल्ली देश में पहला प्रदेश है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन मतलब समझ गए ना, कि उसे काटा नहीं जाएगा बल्कि उसे वहां से हटा करके किसी दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे आप एक पेड़ हटा रहे हो तो पेड़ हटाने की जगह 10 नए पेड़ तो लगाने ही होंगे। उसके अलावा आप जो पेड़ हटा रहे हो ना उसको काटना मत, उसको वहां से उखाड़ करके, मतलब जमीन से पूरी मिट्टी सहित उखाड़ो, केमिकल वगैरह डालो और किसी दूसरी जगह पे जाकर के उसको लगा दो। ये मतलब हो गया ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। बढ़ते हैं आगे। फिर है, पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अब ये पिरूल क्या है भैया? तो हिमालय क्षेत्रों में जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उनकी पत्तियां जब सूख करके जमीन पर गिर जाती है तो उन्हें कहते हैं पिरूल। अच्छा, ये जो चीड़ का पेड़ है जिसका साइंटिफिक नेम होता है पिनस रॉक्सबर्गी, इसे हिंदी में तो चीड़ का पेड़ बोलते हैं, इंग्लिश में चीर पाइन या लॉन्ग लीफ इंडियन पाइन भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पिरूल होती है इसको इकट्ठा किया जाएगा और एक छोटे से प्लांट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी इनको जला करके। तो इस तरीके से पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड बनाए तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल की बात करेंगे तो 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल है गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। उसके अलावा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और अभी बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क यानी कि कवक उद्यान ये बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पे। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी यही है उत्तराखंड। याद रखना, भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपके बनेगा ऋषिकेश में, गंगा नदी पे बनेगा। और यहाँ से एक नेशनल पार्क बहुत एग्जाम में आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और ये जो टिहरी डैम है ये भी उत्तराखंड में है। किस नदी पे है टिहरी डैम? तो भागीरथी नदी पर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में स्थित जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ समझौता किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल के लिए जेवर ये नोएडा में एक जगह है
तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, उसके निर्माण और संचालन यानी कि उसके ऑपरेशन के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया गया है और इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे 2024 तक चालू होने की संभावना है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी है। अभी आपको याद होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते थे। अभी उत्तर प्रदेश ने जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया था और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे स्टेशन कर दिया। उसके अलावा जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन कर दिया था। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। अभी यहाँ पे ऑपरेशन दुराचारी भी शुरू किया गया था, यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए और छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए यू राइज पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की है और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना था। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और हाँ, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। बाकी देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला जल चिकित्सालय ये मथुरा में बना। देश का पहला हाथी अस्पताल ये भी मथुरा में बना है और देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यहीं पे अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और बाल श्रमिक विद्या योजना बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए ये भी शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है, तो आंसर होगा 60%। तो अभी यूरोपीय संघ की बैठक हुई थी जिसमें 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को चेंज किया है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक 40% कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब बदल के 60% कर दिया गया। और अगर दुनिया की बात करेंगे तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।